नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का जो आपका डेली प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, वो आपके बिहार पुलिस के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए ये प्रैक्टिस सेट आपका 29/5/2024 का है फ्रेंड्स। ये बहुत ही नया प्रैक्टिस सेट है, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए इससे पहले मैंने आपको फ्रेंड्स 6 सेट अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आप नहीं देखेंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, 1 से लेके सेट 20 तक मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ। आपके किसी भी एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए उसको देख सकते हैं। अपना एक्यूरेसी चेक करने के लिए उस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है इनका। ठीक है सर, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है क्या कि योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किस में व्यक्त किया गया था। तो देखिए योग्यता के आधार पर ना भर्ती का जो सर्वप्रथम जो विचार है वह मैकाले आयोग के द्वारा किया गया था। मैकाले आयोग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकाले आयोग हो जाएगा। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपका यहाँ पे है सैडलर आयोग। तो देखिए सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। और याद रखिएगा हमारे जो पटना विश्वविद्यालय के जो स्थापना हुआ था ना, कब, 1917 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, 1917 में। सैडलर आयोग के सिफारिश पे क्या हुआ था कि पटना में विश्वविद्यालय का 1917 में स्थापना हुआ था। देखिए ऑप्शन बी में आपका हंटर कमीशन, देखते होंगे फ्रेंड्स, ये हंटर कमीशन जो है ना, ये देखिए दो चीज़ से संबंधित है। पहले शिक्षा और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है कि हंटर कमीशन जो है ना वो शिक्षा से संबंधित है। क्यों? क्योंकि 1882-83 में आया था, ये शिक्षा से संबंधित है। और ये हंटर कमीशन क्या है, तो जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें भारतीय, इसमें क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक जांच रिपोर्ट अंग्रेज के द्वारा पेश किया गया था, उससे संबंधित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, वुड डिस्पैच। देखिए वुड डिस्पैच क्या है, ये 1854 में आया था। वुड डिस्पैच, ठीक है, 1854 में आया था। और भारतीय शिक्षा जगत को, अगर बात करते हैं कि भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा किसे कहा था, तो वुड डिस्पैच को कहा था। याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को कहते हैं, जो 1854 में आया था। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का मैं कितने अच्छे से चारों को एक्सप्लेन किया हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। आपके बिहार पुलिस में ना इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए जाके प्रीवियस ईयर आप पेज देख सकते हैं, पलट के आपको दिखेगा, आपको बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या कि निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने। मतलब क्या, पहले मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए 6 ऐसे मुख्यमंत्री, याद रखिए 6 ऐसे जो चीफ मिनिस्टर है, 6 ऐसे सीएम हैं जो पहले सीएम बने थे और बाद में पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बने। तो याद रखिए पहले नंबर पे आते हैं आपका कौन, तो मोरारजी देसाई। दूसरे नंबर पे आते हैं चौधरी चरण सिंह। तीसरे नंबर पे आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौथे नंबर पे आते हैं आपका पीवी नरसिम्हा राव। और 5वें नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स एचडी देवगौड़ा। और 6ठे नंबर पे आते हैं हमारे जो देश के भी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 आपके सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा पॉकेट वीटो। और ये राष्ट्रपति जो पॉकेट वीटो है ना, अनुच्छेद 111 के तहत जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो देखिए पहला है आपका कि पुरास्थल की खुदाई से मिले बड़ी संख्या में स्त्री मृण मूर्तियां से यह अनुमान लगता है कि इस सभ्यता से मातृसत्तात्मक तत्व प्रभावशाली थे। बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधुवासियों के आहार में अनाज की बनी वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी एवं मांस मछली प्रमुख थे। ये भी आपका सही है। और इस सभ्यता के लोग के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे शिकार करना, मछली पकड़ना एवं पक्षियों की लड़ाई देखना था। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी कथन आपके सत्य हैं। और याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना पशुपति की पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे महाजनपद है और आपकी राजधानी है। पता है फ्रेंड्स कि 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद की चर्चा आपको अंगुत्तर निकाय पुस्तक में पढ़नी थी, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं 16 महाजनपद में पहला आपका देखिए कुरु। तो देखिए कुरु का राजधानी फ्रेंड्स इंद्रप्रस्थ होता है। यहाँ पे आपका पहला ही गलत हो जाएगा कि कुरु का राजधानी विराटनगर या वैरात, ये आपका गलत है। देखिए आपका मत्स्य होता है ना, मत्स्य का राजधानी क्या है, तो विराटनगर है। अंग का चंपा बिल्कुल सही है। गंधार का तक्षशिला बिल्कुल सही है। मगध का राजगीर बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा कि बिहार में 3 महाजनपद थे, अंग, वज्जी और मगध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि बिहार में 3 महाजनपद है, वज्जी, अंग और मगध, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि म्यांमार से
कितने जो राज्य हैं जो टच करते हैं, तो ये देखिए याद रखिए 4 राज्य जो है वो म्यांमार से क्या होते हैं कि टच होते थे। पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा मिजोरम, चौथा फ्रेंड्स आपका नागालैंड है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम जो है आपका म्यांमार से स्पर्श सीमा को स्पर्श नहीं करता। ये याद रखिए फ्रेंड्स कि असम की जो सीमा है ना वो भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। याद रखिए असम की जो सीमा है किससे लगती है? तो भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। 7 नंबर क्वेश्चन की भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए इसकी शुरुआत जो की गई थी वो फ्रेंड्स आपके 1986 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया 1986 में की गई थी। अगला आपका 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स विश्व का जो कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है ना ब्राज़ील को कहते हैं, लेकिन ब्राज़ील का जो एक संतोष शहर है उसको हम लोग क्या बोलते थे? विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है ब्राज़ील का संतोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 9 नंबर की निर्माण के दृष्टिकोण से कौन सा भाग हिमालय की नवीनतम रचना है? तो देखिए हिमालय की जो नवीनतम रचना है शिवालिक हिमालय जो निम्न हिमालय जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लाया जाता है तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? देखिए राज्यपाल के पास जो विकल्प होते हैं, पहला विकल्प राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल आपका सही है। राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल उस विधेयक का पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी सही है। ये तीनों जो है ना फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 200 में है, याद रखिएगा। और ऑप्शन 4 नंबर की राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख कर सकता है, ये भी सही है। ये अनुच्छेद आपके जो है ये 201 के तहत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि भारत के कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध के रूप में नहीं चुने गए हैं? देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि निर्विरोध का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझिए, आपको डाउट क्लियर, बहुत सारा आपको डाउट होगा। निर्विरोध, देखिए निर्विरोध का मतलब होता है ना कि जिसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ उसको निर्विरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ है। तो देखिए निर्विरोध की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति निर्विरोध चुनने वाले एकमात्र कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा। तो इसमें 3 ऐसे राष्ट्रपति है जिनको मतलब क्या कि निर्विरोध चुना गया था। पहला है एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है आपके एम हिदायतुल्ला और तीसरा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, लेकिन वीवी गिरी जो थे वे निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने नहीं गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई क्वेश्चन, इसको समझिएगा आप। अगला आप क्वेश्चन 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कथन सही नहीं है तो देखते हैं। पहला कथन आपका कि अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3 पढ़िएगा। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3 यानी कि क्लाउज 3 ऐसे, क्लाउज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, बिल्कुल आपका सही है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और इसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होता है, तो ये भी आपका सही है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों का त्यागपत्र देना होता है, परंतु जो मंत्री राज्यसभा से है उसे एक त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है आपका कि राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला है 13 नंबर कि मैथन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला आपका देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर कि मुगलकालीन कृषक खुद काश्त किसान के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि खुद काश्त वैसे किसान थे जिनकी भूमि उनके निवास के गांव में थे जिस पर वे खेती करते थे, बिल्कुल आपको सही है। ऑप्शन 2 नंबर की खुद काश्त किसानों पर अपने जमीन पर अस्थायी अधिकार थे, वे जमीन पर खेती कर सकते थे परंतु उसे बेच नहीं सकते, बिल्कुल गलत है। मुगलकालीन सरकारी दस्तावेज में खुद काश्त किसान को मालिक ए जमीन कहा गया, बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, देखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के किस साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय साम्राज्य में असंतोष की भावना जाग उठी और यह असंतोष 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार किया गया। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो 1848 से लेकर 56 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। और पहला इनका है आपका डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स की नीति। तो गोद निषेध नीति
के तहत डलहौजी ने निसंतान राजाओं को अपनी उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा समाप्त कर दी है। आपका बिल्कुल फ्रेंड्स आपका सही है। अगला है फ्रेंड्स की 1856 में डलहौजी ने प्रशासनिक कुशलता का बहाना बनाकर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध पर अधिकार कर लिया, तो ये भी आपका सही है। डलहौजी का सबसे विवादास्पद कार्य था मुगल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा की कर दी और बहादुर शाह के बाद सभी मुगल को लाल किला छोड़ना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि सभी कथन क्या है फ्रेंड्स कि सत्य है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य। तो देखिए हिमालय के निर्माण में ना प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वमान्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में ना कौन सी विशेषता पाई जाती है वो देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बरसाती है तथा यह जल के लिए मानसून पर पूरी तरह आश्रित है। बिल्कुल आपका सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में पहुँच गई है, बिल्कुल आपका सही है, लेकिन हिमालय की नदियाँ युवावस्था में है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ का प्रभाव पश्चिम की ओर है। बिल्कुल आपका गलत है फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ जो है ना पश्चिम और पूरब की ओर है, पश्चिम और पूरब की ओर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका 18 नंबर कि निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की तो आपको पता है कि 9 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था फ्रेंड्स। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 तक से 1922 तक असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो निम्न में से किस वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने से अपनी वकालत त्याग दी थी। तो याद रखिएगा ये आसफ अली, शीला जगपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू और टी प्रकाशम, इन सभी ने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के राज्य परिषद की जगह राज्यसभा और जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया था। तो 1954 में। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें उच्च सदन हमारा राज्यसभा होता है, निम्न सदन हमारा क्या होता है, लोकसभा होता है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 1954 में अपनाया गया था। 20 नंबर के निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी। तो याद रखिएगा तो दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राज्य की राजस्व कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए दीवान ए कोई, आपको पता है कि दीवान ए कोई कृषि से संबंधित है और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज ये आपके सेना से संबंधित है और बलबन ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए इंसा जो है वो पत्राचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 89 से संबंधित है, यानी कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 89 में बताया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अनुच्छेद 80 में, तो आपको पता है कि संसद में एक सदन राज्यसभा होगा, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि संसद का एक सदन लोकसभा होगा, अनुच्छेद 81 में कहा गया। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, अनुच्छेद 93 में कहा गया है। लेकिन सभापति उपसभापति के संबंधित अनुच्छेद 89 है, दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और याद रखिए पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर नगर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। और याद रखिए 1817 से याद रखिए फ्रेंड्स 1917 मैंने आपको बताया कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौते स्वीकृति किया था। देखिए अब पता है फ्रेंड्स कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। पहला नंबर डेट याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता में ना गांधी जी ने इरविन से 11 सूत्री मांग रखी थी, ठीक है। और याद रखिए किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स आपके कराची अधिवेशन में हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। और कराची जब अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन अभी तक सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुआ है 10 बार कलकत्ता अधिवेशन में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, ठीक है। और याद रखिएगा कि त्रिपुरा अधिवेशन आपको पता है कि त्रिपुरा अधिवेशन का सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। और एक याद रखिए फ्रेंड्स ये लाहौर अधिवेशन, पता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, जो प्रथम बार झंडा इसी लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को फहराया गया था, तो याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की नीचे दी गई सूची को सम्मिलित कीजिए। ये दर्रा है, पर्वत श्रेणी है। देखिए जोजिला दर्रा किस हिमालय के पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो जोजिला दर्रा आते हैं बृहद हिमाचल के अंतर्गत। बनिहाल दर्रा आते हैं ये पीर पंजाल के अंतर्गत। फोटुला दर्रा आते हैं आपके जास्कर श्रेणी के अंतर्गत। और खारदुंगला दर्रा आते हैं लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26 नंबर। देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों की कौन से सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम में ये दिल्ली कटक ये स्थित है, ये सही है आपका। पूर्व में राजमहल पहाड़िया, ये भी आपका ये सही है। पश्चिम में महादेव श्रेणी, ये फ्रेंड्स पश्चिम में महादेव श्रेणी नहीं बल्कि पश्चिम में गिर पहाड़ी है जो गुजरात में है। और महादेव श्रेणी आपके मध्य प्रदेश में। दक्षिण में कार्डेमम है। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, इनमें से सुमेलित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो देखिए महाराष्ट्र में कौन सा पहाड़ियाँ स्थित है पहले वो देख लीजिए। तो ग्वालीगढ़ है, सतमाला है और हरिश्चंद्र। महादेव जो है वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में, एमपी में है, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। महादेव कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें केवल 2 सही है, केवल बी सही है कि महाराष्ट्र में अवस्थित कौन नहीं है? तो महादेव महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। और लोकसभा कार्यकाल, ये लोकसभा गठन कब किया गया था? 1952 में इसका गठन किया गया था। और अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमी प्रकरण है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है फ्रेंड्स वो आपके मेजनी की है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर की निम्न कथन पर विचार कीजिए। मुख्य न्यायाधीशों की पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। बिल्कुल आपका सही है, ये बिल्कुल कर सकता है अनुच्छेद 126 के तहत। अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ है तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन आपके सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और याद रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे फ्रेंड्स? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि कैसर हिंद की, तो देखिए असहयोग आंदोलन जब हुआ था ना, असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि कैसर हिंद की उपाधि ना गांधी जी, देखिए जनरली आपको किताब में ना असहयोग आंदोलन नहीं, आपको कहीं कहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी दिखेगा, चौरी चौरा कांड दिखता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जनरली इसका आंसर जो होगा ना वो असहयोग आंदोलन होगा, याद रखिए असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड नहीं असहयोग आंदोलन होगा। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और 1922 में क्या होता है कि इसकी समाप्ति हो गई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। और जब इसकी समाप्ति हुई थी असहयोग आंदोलन की तो लॉर्ड रीडिंग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन 1962 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? कौन थे? तो याद रखिएगा V.K. कृष्णमेनन, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री। जब 1962 में जब भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा आक्रमण हुआ था ना तो उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो V.K. कृष्णमेनन। 34 नंबर क्वेश्चन की हिमालय पर्वत श्रृंखला को किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच। तो याद रखिएगा कि एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से गुजरती है सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ की लंबाई को घटते क्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए घटते क्रम बोल रहा है, तो घटते क्रम की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा किसकी है? तो पता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा नदी जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। और कावेरी की लंबाई क्या है? तो 800 किलोमीटर। तो घटते क्रम में 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस्पात संयंत्र और विदेशी सहयोग। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं राउरकेला, देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। और ये सोवियत रूस नहीं बल्कि ये जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ये जर्मनी नहीं बल्कि रूस के सहयोग से बनाया गया है। दुर्गापुर आपके कहाँ है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है और ये यूएसए के सहयोग नहीं बल्कि ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। और एक आपका है बोकारो, देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना रूस के सहयोग से बनाया गया था, बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया। और याद रखिएगा
राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये तीनों जो आपके इस्पात संयंत्र है ना, ये तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा। ये तीनों जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्न में से क्या एक घटित नहीं हुआ था। तो देखिए क्या एक घटित नहीं हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रशासन कब से कब था, तो 1848 से लेकर 56 तक था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। और याद रखिए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये 1851 से 52 में हुआ था, ये आपका बिल्कुल हुआ था। कलकत्ता के आगरा तथा टेलीग्राफ लाइन का बिछाया जाना, ये आपका 1854 में हुआ था, ये भी आपका हुआ था। बॉम्बे तथा थाने तक रेलवे का खोला जाना, ये 1853 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय, ये भी आपका हुआ था। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना यह होता है 1922 में। दिल्ली विश्वविद्यालय की व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय था। लॉर्ड रीडिंग के समय जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे, तो उन्हीं के समय में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1922 में। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिंधु और कान्हू कौन से समुदाय के थे, ये संथाल से थे, संथाल समुदाय से। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें कहाँ पर संघात्मक सरकार नहीं है। तो देखिए संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है, तो ब्रिटेन में संघात्मक सरकार नहीं है, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटर मारिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर की भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। 42 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे थे, तो ये रहे थे कौन फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वुतरस घाली, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव कौन रहे थे, तो वुतरस घाली। अगला 43 नंबर की मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। 44 नंबर है क्या कि मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर तल में यह स्थित है। अगला 45 नंबर की जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स हम लोग बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रदीप्ति वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, तो ये हम लोग कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात की विभाजित करता है उसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 47 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं विचार की, तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान हेरोल्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल आपका सही है। अगला है कि सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाला देश ब्रिटेन है, ये भी सही है। भारत सरकार द्वारा 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, बिल्कुल आपका सही है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बिल्कुल। देखिए ब से ब्राह्मी और ब से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एक कथन दो दोनों सत्य है। अगला 49 नंबर के हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा मंगल एवं लाल ग्रह है जहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा है, बिल्कुल आपका सही है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, बिल्कुल आपका सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहाँ श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन के यौगिक जैसे मीथेन से भरपूर रहता है, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन डी देखिएगा कि बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह, तो ये आपका गलत है। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, बृहस्पति नहीं है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा पृथ्वी आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह है, तो आपका डी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सप्तरथ मंदिर ये महाबलीपुरम में बिल्कुल सही है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में सही है। तिरुपति मंदिर तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में। दिलवारा मंदिर ये पूरी नहीं आपके राजस्थान में, तो आपका हो जाएगा 1 और 2 आपको सही है, बाकी बी सी डी आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो एक सेट प्रैक्टिस है वो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे होंगे, बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स इसका पीडीएफ के लिए। और देखिए फ्रेंड्स जो भी अगर लेटेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन रहता है या कोई भी अगर आपको अगर करंट अफेयर्स में उसको अपलोड कर देता हूँ तो प्लीज़ आप पीसीएस में करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और फर्स्ट टाइम अगर वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ ताकि आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी भी ग्रुप में आप जरूर फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।